हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गारंटीड क्वेश्चन है। इस टॉपिक के ऊपर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आना ही आना है। इससे पीछे हमने फ्यूल के सिद्धांत के बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं, उसके 14 प्रिंसिपल को वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम जो है टेलर के सिद्धांत के रिगार्डिंग हम जो है बात करने जा रहे हैं कि टेलर ने अपने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। इसके केवल 4 सिद्धांत हैं जिसके बारे में हमको जो है डिटेल में पढ़ना है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक सिद्धांत को आपको जो है घोल कर पी जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सबसे पहले सिद्धांत के रिगार्डिंग, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। ये जो है इसका सबसे पहला सिद्धांत है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। अब ये क्या कहता है इसके बारे में हम ज़रा बात करते हैं। विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता का सीधा सीधा ये मतलब है कि भाई हमें जो है ना, दो तरीके से आप इसका जो है मतलब आप इसको समझ सकते हो। ये विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता का मतलब ये है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको पुरानी पद्धतियों को छोड़ के, आपको जो है पुरानी पद्धतियों को छोड़ के, पुरानी पद्धतियों का मतलब क्या हुआ, पुरानी पद्धतियों का मतलब हुआ जो भी आप पुरानी टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे थे, पुराने तरीके से जो आप काम कर रहे थे, पुरानी पद्धतियों को छोड़ के आपको जो है नई पद्धतियों को, नई टेक्निक्स को, जो मार्केट में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उन नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको जिस पुराने मेथड से आप काम कर रहे हो उसको छोड़िए और मार्केट के अंदर जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं प्रोडक्शन की, आप उसको अडॉप्ट कीजिए। आप ये देखिए कि आप ये भी कह सकते हो, आप ये देखिए कि आप वो कौन सी ऐसी नई पद्धति है, वो कौन सी ऐसी नई पद्धति है जिसको आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो आपका जो काम है, सबसे पहली बात तो जल्दी से जल्दी हो, कम लागत पर हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी हो, कम लागत पर हो, कम समय पर हो। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको आपको अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे आपका काम जल्दी हो, कम लागत पर हो, कम समय लगे। आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए जो आपके काम को सरल से सरल बनाने का प्रयास करे। तो विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता जो है क्या कहता है, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता आपको ये कहता है कि आप उस टेक्निक, उस नई पद्धति की खोज कीजिए जो आपके काम को सरल से सरल बना दे, कम कॉस्ट पे, कम समय में जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। आप ये एक बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे एक लिखी हुई है कि हमें जो है ना, एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि हमें लकीर का फ़कीर बनकर, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, आपको इसके लिख के आनी है। हमें लकीर का फ़कीर बनकर काम की पुरानी पद्धतियों को ही नहीं अपनाते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैंने एक बारी जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया और मैं भाई अब उसके बाद जो है उसको छोड़ूंगा नहीं, इसी से ही प्रोडक्शन करता रहूँगा, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके प्रोडक्शन पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ेगा, जैसा मार्केट के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, आपको भी चेंज लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है आपका विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत के रिगार्डिंग। दूसरा जो सिद्धांत है वो है आपका मैत्री ना कि, दूसरा जो सिद्धांत है इसका ये है आपका मैत्री ना कि मतभेद। इसका क्या मतलब होता है, मैत्री ना कि मतभेद? इसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर आपको जो है एक, अगर हम संगठन की बात करते हैं तो एक संगठन के अंदर 2 बंदे होते हैं। कौन कौन होता है? एक तो होता है आपका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर का मतलब होता है आपका मालिक। और दूसरा कौन होता है? दूसरा जो होता है वो होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। एक होता है मालिक और एक होते हैं उसके एम्प्लॉय।
ये दोनों बंदे एक संगठन के अंदर काम कर रहे होते हैं। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए प्रॉफिट, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए प्रॉफिट। तो दोनों ही बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। उस प्रॉफिट का मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए एम्प्लॉय को, और मालिक को भी यही चाहिए। मतलब दोनों बंदों का जो टारगेट है वो एक ही है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमको होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये कैसे पॉसिबल है, तो टेलर क्या कहता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। टेलर ये कहता है कि भाई इन दोनों का उद्देश्य तो सेम ही है, दोनों मैक्सिमम प्रॉफिट के पीछे जो है भाग रहे हैं, दोनों को मैक्सिमम प्रॉफिट ही चाहिए। तो अगर इन दोनों के अंदर क्या आ जाए, अगर इन दोनों के अंदर मानसिक क्रांति आ जाए तो भाई ये दोनों अपने उद्देश्य को अचीव कर लेंगे। ये भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा और ये भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों के अंदर मानसिक क्रांति आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि मानसिक क्रांति का मतलब क्या होता है। अगर मानसिक क्रांति समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट ही हमारा जो है खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मानसिक क्रांति की। तो मानसिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं, मानसिक क्रांति का मतलब ये होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है और जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपका एम्प्लॉयर है और जो आपका एम्प्लॉई है, दोनों बंदे आपस में एक दूसरे को क्या समझने लगे, दोनों बंदे आपस में एक दूसरे को अपना पूरक समझने लगे। पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक वस्तुएं आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा जो एक साथ यूज़ होती है, जैसे कार और पेट्रोल, सुई और धागा, जो चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं, अगर एक नहीं रही तो दूसरी यूजलेस है, दूसरी बेकार है, उसको पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसे ही अगर ये दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझने लगे, जैसे कि आपने गाना सुना होगा, तुझे मेरी ज़रूरत है और मुझे तेरी ज़रूरत है, तो बस वही थीम यहाँ पे भी है। अगर एम्प्लॉयर ये सोच ले कि भाई मेरा इसके बिना गुजारा नहीं है, मैं इससे लड़ाई करके अपना ही नुकसान करूँगा, और अगर एम्प्लॉय भी ये सोच ले कि मेरा इसके बिना गुजारा नहीं है, अगर मैंने इससे लड़ाई झगड़ा कर लिया तो इससे मेरा ही नुकसान है, अगर दोनों बंदे ऐसा सोचने लग जाएं तो उसको हम कहते हैं दोनों ने एक दूसरे को अपना पूरक समझ लिया और दोनों के अंदर मानसिक क्रांति आ गई है। तो टेलर ये कहता है कि एक संगठन के अंदर इसी तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एक दूसरे को अपना पूरक जो है वो समझने चाहिए। तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। अब ये क्या कह रहा है, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। अब ज़रा ये समझिए, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद जो है ये क्या कहता है, ये कहता है जो हमने फ्यूल वाला जो सिद्धांत पढ़ा था ना, पहल क्षमता वगैरह, बिल्कुल वही है ये कि भाई आपको जो है ना सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का मतलब, व्यक्तिवाद का मतलब अकेले जो है ना, अकेले जो है आप कुछ मत कीजिए, आप सबको क्या कीजिए, आप सबको जो है साथ लेकर चलिए। मतलब कोई भी आपको जो है डिसीज़न वगैरह लेना है, कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह अपनानी है अगर, तो उसमें आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी जो है शामिल करना चाहिए, उनका भी आपको सहयोग लेना चाहिए, उनकी भी आपको राय लेनी चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीज़न वगैरह के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी आप जो है किसी डिसीज़न वगैरह में भागीदार बनाते हैं, तो इससे भाई वो मोटिवेट होते हैं। फ्यूल भी यही कहता है और टेलर भी जो है इसी बात पर फोकस करता है कि दोनों को ही क्या करना चाहिए, दोनों को ही अगर मतलब एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को जो है शामिल करना चाहिए। कोई भी प्लान बना रहा है, कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहा है, एक बार उनका डिसीजन ले ले कि वो इस रिगार्डिंग जो है क्या सोचता है। अगर वो ऐसा सोचेगा तो इससे एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होते हैं, अकेले कुछ ना करे, सबको साथ लेके चले, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को। ये जो है ये टेलर भी कहता है और ये एम्प्लॉय वो फ्यूल भी कहता है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ सिद्धांत के रिगार्डिंग। फोर्थ जो इसका सिद्धांत है ये क्या है, फोर्थ सिद्धांत जो है ये है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। ये जो है ये सिद्धांत क्या कहता है,
अब ज़रा इसके ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इसका नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई जब भी कोई एम्प्लॉई, जब भी कोई कर्मचारी किसी संगठन के अंदर उसका किसी संगठन के अंदर जब भी उसका सिलेक्शन होता है, जब भी उसका चयन होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कुशलता होती है, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एम्प्लॉयर है, उसको किस बेस पे हायर करता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कुशलता होती है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि आपको जो है ना, जिस भी कर्मचारी को आप हायर कर रहे हो, जिस भी कर्मचारी का आप सिलेक्शन कर रहे हो, आप क्या कीजिए, सिलेक्शन से ही उसकी कुशलता पे ध्यान दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो केस स्टडी जिससे क्रैक होती है, वो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सिद्धांत ये कहता है कि आपको उसकी कुशलता पे ध्यान देना है और उसकी ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण की जो है व्यवस्था, आपको जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। मतलब उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा करना पड़ेगा कि वो उस चीज़ के अंदर उसको ट्रेनिंग मिले, क्योंकि ट्रेनिंग से आप जो है अपने काम में और अच्छे होते हो, आपकी परफॉर्मेंस जो है और बेटर से बेटर होती है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, जिससे केस स्टडी क्रैक होती है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने जिस कर्मचारी को जिस काम में लगा रखा है, उसको वो उसके लिए बना है ना, उसकी उस काम के अंदर रुचि है ना करने में। कहीं पता चला वो बंदा उस काम के लिए बना ही नहीं था, आपने उसको जो है वो काम दे दिया। उसकी रुचि और उसकी योग्यता काम के अनुसार होनी चाहिए। मतलब उसकी योग्यता और उसकी रुचि अगर उस काम में नहीं है, तो आपने भाई उसको गलत जगह पे लगा रखा है, उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस होगा इस चीज़ से, और कुछ नहीं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ये केस स्टडी में सीधा लिख के आता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे उन कर्मचारियों के अंदर ये इसके लिए और उसको और अच्छा बनाने के लिए वो जो है उसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रही है, ट्रेनिंग की। तो बोलेगा बताइए कौन सा सिद्धांत है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जाती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनके अंदर और स्किल जो है बिल्डअप हो सके और अच्छी तरीके से काम कर सके। वो ये चौथे वाला है। तो ये 4 तरीके के सिद्धांत हैं टेलर के, ये चारों आपको जो है बहुत ही अच्छे से घोल के पी जाने, इसमें से गारंटीड है एक ना एक एग्ज़ाम में आना ही आना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियाँ क्या हैं। जितना इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट जो है पद्धतियाँ भी हैं। ठीक है जी।